बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम गलिवर्स ट्रैवल्स में आयरनी का इस्तेमाल देखने वाले हैं कि आयरनी किस लेवल तक और किस तरह से इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयरनी क्या होती है। आयरनी सटायर का तंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। आयरनी तब पैदा होती है जब कोई कंट्रास्ट हो। कंट्रास्ट किस चीज़ के बीच में? जो रियलिटी है वो दिखाई ना जाए, बल्कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो हकीकत नहीं है। हकीकत में और अपीयरेंस में फ़र्क पाया जाता हो तो वहाँ पर आयरनी जन्म लेती है। और किसी स्टोरी का कैरेक्टर या उसका ऑथर क्या कह रहे हैं और असल में वो उस बात से क्या मतलब कन्वे करना चाह रहे हैं, अगर इन दोनों बातों के दरमियान में कंट्रास्ट है, फ़र्क है, तज़ाद है, तो वहाँ पर आयरनी जन्म लेती है। एक कैरेक्टर जो है स्टोरी का वो अपने बारे में क्या सोचता है कि वो क्या है और वो असल में क्या है, यहाँ पर आयरनी होती है। और एक कैरेक्टर ये क्या बिलीव करता है कि वो क्या करेगा और वो बाद में क्या बन जाता है, यहाँ पर आयरनी होती है। एक कैरेक्टर क्या किस तरह से चीज़ों को समझ रहा होता है और असल में रीडर को नज़र आ रहा होता है कि केस इससे बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर आयरनी होती है। तो जो है इसके साथ साथ ये वर्बल आयरनी भी होती है, सिचुएशन की आयरनी भी होती है, यानी कि कॉल और फेल में तज़ाद जो दिखाया जाए वो लफ्ज़ों के ज़रिए भी दिखाया जा सकता है। आयरनी का इस्तेमाल लफ्ज़ों में भी होता है, आयरनी का इस्तेमाल सिचुएशन में भी होता है। ठीक है, सिचुएशंस इस तरह की राइटर बना के दिखा दें जो कि आप तंज़ दें, तब तज़ाद के ज़रिए तंज़ का रुख इख्तियार कर लें, तज़ाद के ज़रिए हकीकत में और अपीयरेंस में जो फ़र्क हो वो सिचुएशन में भी दिखाया जा सकता है, वो लफ्ज़ों में भी दिखाया जा सकता है। सिचुएशनल आयरनी भी होती है, वर्बल आयरनी भी होती है। ठीक है, और ये जो सिचुएशनल आयरनी या वर्बल आयरनी, इसका असर भी दो तरह का हो सकता है। या तो देखने वाले पर उसका असर ट्रेजिक हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कॉमिक असर भी हो सकता है कि देखने वाले को उसमें मज़ा भी आ सकता है, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, या फिर उस पर ट्रेजिक असर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस किस्म के सर्कमस्टांसिस में आयरनी जन्म ले रही है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो आयरनी एक तरह का तंज़ है, हकीकत को उससे उलट बताकर तंज़ किया जाता है। तो अब इसकी आपको आगे तब समझ आएगी जब हम इसको डिटेल में गलिवर्स ट्रैवल्स में देखेंगे। ठीक है, स्विफ्ट जो है एक कॉमिक और सटायरिकल राइटर है, ठीक है, यानी कि वो मज़ाहिया अंदाज में तंज़ करता है। उसके कुछ हिस्सों में हमें ट्रेजिक असर नज़र आता है, उदासी नज़र आती है, ट्रेजिक असर होता है हम पर, लेकिन जो है उसका जो आयरनी का इस्तेमाल है वो एक कॉमिक असर ही प्रोवाइड करता है, यानी कि वो तंज़ जो है वो मज़ाहिया अंदाज में करता है। एक क्रिटिक ने उसके बारे में कहा है कि वो अपने तंज़ के ज़रिए एक रोशनी डालता है उस वक़्त के जो बादशाह और उस वक़्त के जो ऑफिसर्स थे, मजिस्ट्रेट्स थे, वो किस तरह से अपनी पावर को हासिल करते हैं और किस तरह से उसको कायम रखते हैं। उस पर गलिवर जो है आयरनी और सटायर की टॉर्च से रोशनी डालता है और चीज़ों को क्लियर करके हमारे सामने रख देता है। जब हम गलिवर्स ट्रैवल्स को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो सिर्फ इंग्लिश की पॉलिटिकल लाइफ को ही डिस्कस नहीं करता, बल्कि वो मोनार्की जो उस वक़्त की बादशाहत थी उसको, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना कुछ हो रहा था, दरबारी, ठीक है, डिबेटिंग असम्बलीज़ हो गई, पार्टीज़ के आपस में इख्तलाफात हो गए और लोगों के मकरो फ़रेब हो गए, हर एक चीज़ जो उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही थी यूरोप में, उसको उसने बड़ा फियर्सली अटैक किया है आयरनी में और हमें हर चीज़ खोल के दिखाई है। अब अपनी एलिगोरिकल चीज़ों को पूरा करने के लिए, एलिगोरी होता है यानी कि आप किसी चीज़ को समझाने के लिए, उसकी मिसालें बनाने के लिए किसी चीज़ को सिंपल लफ्ज़ों में या सिंपल सिचुएशन में समझाते हैं। जिस तरह स्विफ्ट हमें पहले बोनो के इलाके में ले जाता है, फिर उसके बाद वो हमें जायंट्स के इलाके में ले जाता है, तो वो अपनी बात को, अपनी आयरनी की जो ज़रूरत है, यानी कि उस वक़्त की इंग्लैंड की हुकूमत पर, उस वक़्त के इंग्लैंड के चर्च पर, लोगों पर जो वो तंज़ करना चाहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एलिगरी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो हमें कहाँ ले जाता है? पहले वो हमें बोनो के जगह पे ले जाता है, ठीक है, फिर वो हमें जायंट्स के पास ले जाता है, फिर वो हमें ऐसे कंट्री में ले जाता है जहाँ पे याहूज़ और नोबल हॉर्सेस रहते हैं। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर क्या होता है, जब हम इन कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं उसके साथ, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बड़ा सॉरी फील होता है, बड़ा अगली फिगर हमें इंसानियत का नज़र आ रहा होता है कि इतनी, मतलब वो बिटर रियलिटी हमारे सामने रखता है। उसने आयरनी का भी इस्तेमाल किया है, उसने एलिगरी का भी इस्तेमाल किया है अपनी बुक के अंदर अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। स्विफ्ट जो है आयरनी का मास्टर है, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि उसकी जो मोकरी है, मजाक उड़ाना या किसी बंदे की नकल उतारना, ये जो है एंड में हमें हमेशा प्लेजर नहीं देती है। उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा शार्प हैं, उसके जो तंज़ हैं, उसकी जो बातें हैं, वो हमारे सामने इतनी बिटर रियलिटी रख देती हैं कि हमें हर जगह पर मज़ा नहीं आ रहा होता, हमें देख के सॉरी भी फील हो रहा होता है, हमें डिस्गस्टिंग भी लग रहा होता है।
लेकिन इन दी एंड क्या है, उसका जो अंदाज़ है, डिस्टिंक्टिव तरीका है उसका चीज़ों को बयान करने का, वो ह्यूमर में भी जान डाल देता है। यानी कि वो साथ के साथ ह्यूमर के एलिमेंट को, मज़ाहिया अंदाज से चीज़ों को बयान करने के एलिमेंट को भी सामने रख के चलता है। अब हमने यहाँ पर तारुफ पढ़ा था, पहले हमने ये देखा कि आयरनी क्या होती है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर आप उसके बाद गलिवर्स ट्रैवल्स में किस तरह की आयरनी उसने इस्तेमाल की है स्विफ्ट ने, वो किस तरह का आयरनिस्ट है या सटायरिस्ट है, उसको आपने कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स में, एक दो पैराग्राफ में बता देना। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आ जाती है कि अब हम देखते हैं कि आयरनी ऑफ सिचुएशन किस तरह से मिलती है, सिचुएशन की आयरनी, ठीक है, किस तरह से हालात पर, सिचुएशन पर उसने तंज किया है गलिवर्स ट्रैवल्स में, हम ये देखते हैं। आयरनी ऑफ सिचुएशन हमें मिलती है चारों के चारों सफ़रों में। लिलीपुट में गलिवर अपने आप को ऐसे लोगों में पाता है जो कि 6 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं हैं और उनके दरमियान में वो जायंट है, बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो ब्रॉबडिंग नेक में जाता है तो वहाँ पर उसको जायंट साइज़ के लोग मिलते हैं जिनके सामने वो खुद बोना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको आयरनी मिल जाएगी। एक टाइम पर वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ समझ रहा होता है, लेकिन दूसरे टाइम पर जब वो ब्रॉबडिंग नेक पे जाता है गलिवर, तो वहाँ पर वो उसको बिल्कुल बोनों की तरह ट्रीट किया जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही होती है। यहाँ पर हमें आयरनी मिलती है, ठीक है। लपूटा और बालनी बारबी में जब वो जाता है तो वो अपने आप को ऐसे लोगों में पाता है जो किसी ना किसी तरीके से खबती हैं, अजीबोगरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो अपने आप को याहूज़ और होनम्स में पाता है। अच्छा, ये जो वर्ड है ये होहिनम्स भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसको गूगल पे जब सर्च किया इसकी प्रोनाउंसिएशन को तो ये हावोनम्स आ रहा था, हावोनम्स। तो आप देख लें जो आपको इजी लगता है। हावोनम्स में और याहूज़ में जब वो अपने आप को पाता है तो वहाँ पर जो है जो याहूज़ हैं वो क्लोजली रिजेंबल हैं ह्यूमन बीइंग से, और दूसरे जो हैं वो घोड़े हैं, वो फिज़िकली जो हैं हमसे डिफरेंट हैं, लेकिन इंटेलिजेंस में भी हमसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो इन सारे केसेस में गलिवर जो है वो अपने आप को, जब वो बोनों में देखता है, जाइंट्स में देखता है, हॉर्सेस में देखता है, जिस तरह से भी देखता है, वो अपने आप को उनसे अलग रख के देख रहा होता है। लेकिन हमें इनफैक्ट रियलाइज़ होता है कि हर सफ़र में स्विफ्ट क्या करता है, इंसानों का ही पोर्ट्रेयल हमारे सामने रख रहा होता है। वो गलिवर जो है वो सिर्फ एक तरह से स्टोरी टेलर है, और स्विफ्ट ने उसके ज़रिए क्या किया है कि उन लोगों के जो जिस तरह उसने बोनों को बयान करते हुए या जाइंट्स को बयान करते हुए, या फिर जो है ना लपूटा के आइलैंड पर जिस तरह बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ों में लगे हुए लोगों को बयान करते हुए, या याहूज़ या हाउनम्स को बयान करते हुए, उसने क्या किया है, उसने हमें हमारे ही मुख्तलिफ पहलू दिखाए हैं। किस तरह से दिखाए हैं, अभी आप देखें कि लिलीपुट में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम ही हैं जिनको बहुत छोटे साइज़ में चेंज कर दिया गया है। हम असल में हम हैं कितने से, हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम हैं कितने से, लेकिन हमने झगड़े अपने आप से भी बड़े बड़े शुरू किए हुए हैं। ब्रॉबडिंग नेक में हमें लगता है कि हम अपने आप को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे ग्लास से देख रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ बड़ी होकर नज़र आ रही है, तो हमें अपनी फ़िज़िकल जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो भी बड़ा क्लियर नज़र आ रही हैं, और हमें पता चलता है कि हम अपने आप पर जो फ़ख्र कर रहे होते हैं, हम अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं, हमारी जो रियलिटी है वो कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो सकती है और फाउल हो सकती है। फिर उसके बाद जब हम याहूज़ में अपने आप को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हम ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हमें नज़र आते हैं जिनमें कोई अच्छाई बाकी ही नहीं बची। हमारी वो वाली साइड हमें दिखाई जाती है जिसमें कि कोई अच्छाई ही बाकी नहीं बची। लेकिन जब हावोनम्स में हम देखते हैं तो वो हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कम्प्लीटली अच्छी साइड, गुड क्वालिटीज़ हमें हमारी ज़ात की दिखाई जाती हैं जहाँ पर कोई बुराई नहीं है। तो ये एक तरह से आयरनी इस तरह है कि यहाँ पर हमें देखने में तो लग रहा है कि ये 4 मुख्तलिफ वॉयजेज़ में जो है ना 4 मुख्तलिफ कौमों की या 4 मुख्तलिफ किस्म के लोगों की बात की जा रही है, लेकिन असल में वो हमें ही बयान कर रहा है हमारे मुख्तलिफ पहलुओं से। अब हम आगे देख लेते हैं कि वर्बल आयरनी हमें किस तरह से नज़र आती है जब लिलीपुट के एम्परर की बात वो करता है। लिलीपुट जो है जहाँ पर बोने रहते हैं, जब उसके एम्परर की वो बात करता है तो वहाँ पर हमें वर्बल यानी कि ज़बानी लफ्ज़ों में आयरनी हमें कैसे नज़र आती है। हमने आयरनी ऑफ सिचुएशन पहले देख लिया। हमें जो है इस बुक में वर्बल आयरनी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। किस तरह से कि जो बोला जा रहा होता है और जो उस बोलने के पीछे जो मकसद होता है या जो पैगाम होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, कंट्रास्ट होता है। तो यहाँ पर हमें वर्बल आयरनी मिलती है। शुरू में हम इस बुक में एक एग्जांपल देखते हैं आयरनी की, जब स्विफ्ट डिस्क्राइब करता है लिलीपुट के एम्परर को। जो एम्परर है वो जो है अपने बाकी लोगों से सिर्फ स्विफ्ट के नाखून जितना लंबा है, यानी कि इतना सा वो लंबा है अपने लोगों में, और इसी वजह से उसको एम्परर बना दिया गया है। उसकी जो अपीयरेंस है वो ये कहता है, गलिवर ये कहता है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो देख के देखने वालों पर खौफ तारी कर देती है। उसके जो फीचर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मैस्कुलिन हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन लिप्स हैं उसके, उसकी खड़ी हुई नाक है, ठीक है। तो उसकी जब वो बात बता रहा होता है कि उसके जो बॉडी के लिम्ब हैं, हिस्से हैं, वो बड़े
तो जब वो ये बात कर रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बड़े प्रोपोर्शन्ड हैं, उसका जो चलना है वो बड़ा ग्रेसफुल है और वो बड़ा मैजेस्टिक अंदाज में अपनी चीज़ें बिहेव करता है, तो जो ये डिस्क्रिप्शन है एम्परर की, ये क्लियरली आयरॉनिकल है। क्योंकि एक बंदा जो सिर्फ 6 इंचज़ है और अपने लोगों से हाइट में सिर्फ एक नाखून जितना लंबा है, वो कैसे ऑफुल हो सकता है, उसको देख के कैसे लोगों पर रौब तारी हो सकता है। तो ये लिलीपुट का स्टैंडर्ड उसने बताया है लोगों को जज करने का कि जी एम्परर जो है अपने लोगों में बड़ा फियर जो है वो तारी कर देता है, लोग बड़े खौफजदा होते हैं उससे, उसकी हाइट की वजह से, ग्रेटर हाइट। और वो हाइट हमें पता चली है कि स्विफ्ट के नाखून जितनी हाइट उसकी बाकी लोगों से बड़ी है। तो यहाँ पर हमें आयरनी, वर्बल आयरनी नज़र आती है कि वो उसको ऑफुल दिखा रहा है, वो उसको बड़ा वेल मैनर्ड दिखा रहा है, उसको वो बड़ा रोबो दबदबे वाला, बड़ी शानो शौकत वाला दिखा रहा है। लेकिन असल में उसके कहने का मतलब ये नहीं है। ये वही बात है कि आप किसी को बोलो तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन असल में वो आपको खूबसूरत नहीं लग रहा, या आप उसको तंजिया कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से उसने यहाँ पर जो है ना आयरनी का इस्तेमाल किया है। अब हम ये देखते हैं कि अब इसको पोर्ट्रे करने में एम्परर को स्विफ्ट जो है वो एक्चुअल में इंग्लिश के उस वक़्त का जो मोनार्क है उस पर हंस रहा है, जॉर्ज वन पर, कि उसने जितना ग्रेसफुल और मैजेस्टिक उसको डिस्क्राइब किया है लिलीपुट के किंग को, वो असल में डिस्क्राइब किसको कर रहा है, जॉर्ज वन को। और वो उस पर हंस रहा है क्योंकि जॉर्ज वन जो था, अगर हम उसको गूगल भी आप करके देखें तो उसकी कोई इतनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी नहीं थी। तो यानी कि वो दिखाने में तो लिलीपुट के किंग पर हंस रहा है, लेकिन वो असल में जॉर्ज वन पर हंस रहा है। तो यहाँ पर हमें आयरनी इस चीज़ में भी मिल जाती है कि जब वो बात करता है एम्परर की, वो बहुत बुलंद हौसला है। तो यहाँ पर गलीवर का मतलब वो नहीं है जो वो कह रहा है, बल्कि उसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो एम्परर की बात की गई है वहाँ पर हमें आयरनी का इस्तेमाल मिलता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि वो बात करता है कि कोर्ट में जो है अजीबोगरीब करतब दिखाने वाले को रस्सी के ऊपर और स्टिक के ऊपर जो करतब दिखाने वाले हैं उनको फेवर की जाती है और उनको सिल्क के थ्रेड दिए जाते हैं विनर्स को जो है ना अता के तौर पर। तो ये जो सारा उसका बयान है इन लोगों को बयान करने का, यानी कि इस चीज़ को बयान करने का, ये भी इसमें भी आयरॉनिकल रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। किस चीज़ के कि उस वक़्त के जो इंग्लिश कोर्ट के जो दरबारी थे वो किस तरह चापलूसियों में उस वक़्त उल्टी सीधी चीज़ें किया करते थे और किंग भी उनको बड़ा अता किया करता था। तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है। बात लिलीपुट के लोगों की हो रही है, लेकिन तंज किस पर किया जा रहा है, इंग्लैंड के उस वक़्त के दरबारियों पर और किंग को। फिर जो है हम देखते हैं कि लिलीपुट के लोगों की अजीबोगरीब रस्में हमें बताई गई हैं। ठीक है, गलीवर ये रिमार्क करता है कि ये जो लॉज और रस्में हैं एम्पायर में वो बहुत पिक्यूलियर हैं और डायरेक्टली कंट्रेरी हैं उसके अपने प्यारे कंट्री इंग्लैंड से। फिर वो गलीवर ये डिस्क्राइब करता है कि वो जो लॉ और कस्टम हैं वो बिल्कुल क्रेजी हैं, कि लेकिन हम जब उन लॉज और कस्टम्स को देखते हैं वो इतने बुरे नहीं होते जितना गलीवर उनको बता रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त की जो अच्छी चीज़ें हैं लिलीपुट में, वो कहता है कि ये तो हमारे इंग्लैंड में होता ही नहीं है और ये तो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हालांकि वो अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसका कहने का मकसद जो है वो एक तंज है उस वक़्त के इंग्लैंड पर, कि हमारे यहाँ पर ये अच्छी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो सारे जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट स्टेट आर सिवियरली पनिश्ड इन दिस कंट्री, बट इफ़ अ पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड कैन प्रूव हिज इनोसेंस द एक्यूजर इज़ इमीडिएटली पुट टू डेथ। अब यहाँ पर ये है लिलीपुट में क्या होता है कि जो भी बंदा कोई गलत काम करता है उसको सिवियर पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन अगर जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसने अगर अपनी इनोसेंस साबित कर दी है तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसको फ़ौरन जो है ना मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उसके अलावा क्या होता है कि फ़्रॉड को ये लोग ना चोरी से ज़्यादा बड़ा जुर्म लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है ना वो चोरी से ज़्यादा जो है फ्रॉड की पनिशमेंट हो रही होती है। तो बहुत सारे जो लॉज हैं लिलीपुट के, वो जब गलीवर डिस्क्राइब कर रहा होता है उनको, वो इनको गलत कह रहा होता है कि यार ये कितने अजीब व गरीब से इनके लॉज या रस्में हैं, लेकिन इनफैक्ट वो असल में इनको गलत नहीं कहना चाह रहा होता। वो ये कह रहा होता है कि ये कैसे अजीब से जो है ना लॉज हैं, हमारे प्यारे इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर उसका कहने का मकसद ये नहीं है कि ये चीज़ें बुरी हैं, बल्कि उसके कहने का मकसद ये है कि हमारा जो कंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन है, इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पर इस तरह के लॉज नहीं है, वहाँ पर करप्शन को या फ्रॉड को कुछ समझा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमें आयरनी मिलती है। लिलीपुट को वो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे जैसे उनके साथ उनमें कुछ गलत है, वो पागल हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें असल में समझ आता है कि वो ऐसा कहना नहीं चाह रहा। फिर हमें एक और एग्जांपल मिलती है आयरनी की, जब हमें ये बताया जाता है कि जो एम्परर है वो गलीवर को बिल्कुल हल्की सी सज़ा देना चाह रहा होता है। जब उसने जो है ना एम्परर के उसमें दरबार में आग लग गई थी तो उसने यूरिन से उसको बुझाया था, तो हमें पता चलता है कि वो गलीवर को बिल्कुल हल्की सी सज़ा देना चाह रहा होता है कि वो उसको मौत के घाट नहीं उतारेगा, बल्कि वो उसको ब्लाइंड कर देगा। तो ब्लाइंड कर देना किसी को बजाय इसके कि उसको मौत के घाट उतारने से, ये मरने से ज़्यादा बुरा होता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो मरने से ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है कि उनके नज़दीक जो हल्की सज़ा है वो जो है बड़ी सज़ा से भी बुरी है।
फिर जब हम ब्रॉबडिंग नेक का सफ़र देखते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरह से वर्बल आयरनी यानी अब हम वर्बल आयरनी जब देखते हैं ब्रॉबडिंग नेक के सफ़र में तो वहाँ पर हमें बड़ी स्ट्राइकिंग एग्जांपल्स मिलती हैं वर्बल आयरनी की। मिसाल के तौर पर जब गलिवर अपने नेशनल लाइफ के बारे में अपने कंट्री इंग्लैंड के बारे में वहाँ के किंग को बताता है तो किंग जो है वो बहुत बुरे बुरे कमेंट्स पास करता है गलिवर के कंट्री के बारे में। लेकिन बजाय इसके कि उसके साथ एग्री करे, गलिवर को गुस्सा आ जाता है। वो ये कहता है कि किंग जो है वो गलत कह रहा है उसके कंट्री के बारे में, क्योंकि जो उसका कंट्री है वो आर्ट्स में सबसे आगे है, उसकी फ़ौज बड़ी अच्छी है, वो फ्रांस के लिए एक मुसलसल डर है उससे ना, ठीक है। और वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अच्छाई है, उसमें पाकी है, वो इज़्ज़त और सच्चाई की, प्राइड की अलामत है, और दुनिया के लिए वो नफ़रत है। तो यानी कि वो अपने कंट्री को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा होता है। अब यहाँ पर गलिवर जेन्युइनली बिलीव करता है कि उसका कंट्री जो है उसमें ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन स्विफ्ट ये कहना नहीं चाह रहा। जो राइटर है वो मेन कैरेक्टर की ज़बान से ये अल्फाज तो निकाल रहा है, लेकिन उसका मकसद असल में इंग्लैंड की तारीफ़ करना नहीं है। क्योंकि जब उसने किंग के सामने अपने कंट्री की बात की थी कि हम वहाँ पर गन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, हमारे वहाँ पर जो गवर्नमेंट पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं, हमारे ये होता है वो होता है, तो वो जब कहता है कि तुम लोग तो अजीबो-गरीब से लोग हो, तुम तो सिर्फ बुराई ही फैलाते हो, तो वहाँ पर गलिवर को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि नहीं, मेरे कंट्री में तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अब यहाँ पर कैरेक्टर बेशक उस चीज़ को जेन्युइनली मान रहा हो, लेकिन राइटर नहीं मान रहा। राइटर का जो मकसद है वो आयरनी है, वो जो कह रहा है वो उससे अलग मतलब रखता है, तो यहाँ पर हमें आयरनी मिलती है। उसके अलावा जब हम देखते हैं कि वो जब डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है अपने इंग्लिश पार्लियामेंट की किंग के सामने कि वो किस तरह से वहाँ पर जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो किंग को लगता है कि जो सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के उस वक्त के इंग्लैंड में, ये सारे के सारे जो है ना गलत तरीके से चल रहे हैं। तो गलिवर बजाय इसके कि वो किंग की बात को ओके करे, वो ये कहता है कि किंग जो है ना वो नैरो माइंडेड है। यानी कि यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है कि गलिवर के मुंह से वो किंग को नैरो माइंडेड दिखाकर वो दरअसल यहाँ पर तंज का आयरनी का इस्तेमाल कर रहा है। गलिवर डिस्क्राइब करता है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कि वो चैम्पियंस हैं, हमेशा रेडी रहते हैं अपने प्रिंस की डिफेंस के लिए और अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो यानी कि अपने कंट्री की तारीफ़ करता है। गलिवर डिस्क्राइब करता है कि उसका जो किंगडम है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो अपने जो है ना लॉर्ड्स, स्पिरिचुअल लॉर्ड्स की भी बड़ी तारीफ़ करता है। यानी कि वो अपने कंट्री की ना उस वक़्त की सियासत की तारीफ़ कर रहा होता है। लेकिन असल में उस वक़्त हो क्या रहा था, उस वक़्त हर तरफ जंग हो रही थी, ठीक है, दगाबाजी हो रही थी, कंट्री को कुछ समझा नहीं जा रहा था, लोग अपनी जेबें भर रहे थे, अजीबो-गरीब से दरबारी आ गए थे, उसमें मेरिट कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ चापलूसी की बेस पर उन लोगों को रख लिया जाता था। तो यहाँ पर जो है किंग को नैरो माइंडेड नहीं कह रहा गलिवर, असल में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आयरनी का इस्तेमाल कर रहा है। सिचुएशन वही है जो किंग कह रहा है, लेकिन गलिवर के मुंह से वो उसको गलत बुलवा के वो बात कह रहा है जो वो असल में कहना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि गलिवर की जो तारीफ़, गलिवर के मुंह से जो स्विफ्ट तारीफ़ करवा रहा है वो आयरॉनिकल है। और स्विफ्ट का जो है ना इस्तेमाल है किंग का, वो जो है वो डिफ्लैट कर देता है गलिवर के प्राइड को इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी कि गलिवर में के अंदर जो प्राइड है अपने कंट्री को लेकर, उसको निकालने के लिए वो जो किंग है ब्रॉबडिंग नेक का, उसकी बातों का सहारा लेता है। तो यहाँ पर हमें आयरनी मिलती है। फिर जब हम देखते हैं कि वो नैरो माइंडेड कह रहा है ब्रॉबडिंग नेक के किंग को, यहाँ पर किस तरह का आयरनी हमें नज़र आता है। जब हम ये क्रिटिसिज्म या कंडेम्पशन देखते हैं कि इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों की किंग कर रहा है, तो गलिवर सेज टू हिमसेल्फ कि इसको ना छूट दे दो, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसने अलहदा ज़िंदगी गुजारी है और जिसको दुनिया के रस्म व रिवाज का, मैनर्स का, तरीक़ों कार का नहीं पता है। तो ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, गलिवर कहता है कि इसने ना किंग के अंदर बड़ा तासुब पैदा कर दिया है और इसी वजह से ना ये नैरो माइंडेड हो गया है और ये ना तंग नज़री से चीज़ों को सोच रहा है। तो यहाँ पर भी हमें आयरॉनिकल सिचुएशन नज़र आती है कि स्विफ्ट जो है वो गलिवर के मुंह से ये बातें कहलवा रहा है, लेकिन असल में हकीकत यही है कि किंग ही ब्रॉड माइंडेड है और वो जंग और ये सारी चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है। फिर हमें स्विफ्ट में की एक और आयरनी नज़र आती है जब वो किंग के एट्रीब्यूट्स को के बारे में एडवर्स रिएक्शन देता है। जब वो उसके सामने गन पाउडर की बात करता है तो किंग कहता है कि तुम लोग जो है ना पागल लोग हो। तो वो किंग को कहते हैं, किंग के बारे में सोचता है कि इसका जो लिमिटेड एजुकेशन वाला बंदा है, इसका जहन इतना काम नहीं करता है, इसलिए ना ये फजूल बातें कर रहा है। इसको क्या पता कि गन पाउडर के कितने फ़ायदे हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ पे अपना कब्जा कर सकते हो, लोगों को मिनटों में मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गलिवर के मुताबिक जो है किंग में एक नाइस अननेसेसरी स्क्रूपल है, यानी कि इसमें हद से ज़्यादा ही अच्छाई है, इतनी अच्छाई है कि उसने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर हमें स्विफ्ट की आयरनी नज़र आती है, क्योंकि किंग जो है ब्रॉबडिंग नेक का, वो परफेक्टली अच्छे व्यूज़ दिखाता है जो एक सेहतमंद ज़हन की अलामत है, लेकिन गलिवर उनको जो है ना नैरोनेस या लैक ऑफ एडिकेट नॉलेज कहता है। तो ये असल में स्विफ्ट का जो है ना आयरनी का इस्तेमाल है। वो जो कहलवा रहा है कैरेक्टर के मुँह से, असल में उसकी इंटेंशन वो नहीं है।
तो इसी काइंड की जो आयरनी है कंटिन्यू होती है जब गलीवर ये समझ नहीं पाता कि जब किंग कहता है कि किताबों की क्या ज़रूरत होती है हुकूमत करने के लिए। हुकूमत के लिए तो आपके अंदर अच्छे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो भी गलीवर को ये बात समझ नहीं आती। तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है। फिर जब हम तीसरे वॉयज में जाते हैं, हम तीसरे वॉयज पर उसके साथ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें आयरनी का इस्तेमाल किस तरह से मिलता है कि तीसरे वॉयज में हम देखते हैं कि वहाँ के जो पॉलिटिकल प्रोजेक्टर्स हैं, वो जो प्रोफेसर्स हैं, वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि वो बादशाहों को इस चीज़ पर अर्ज करें कि वो जो अपने फेवरेट्स को चूज़ करें ना, तो वो उनकी विजडम की बेस पर, कैपेसिटी और नेकी की बेस पर, यानी कि चापलूसी की बेस पर लोगों को इकट्ठा ना कर लें, बल्कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ देखें। फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको अच्छी चीज़ें सिखा सकें, कि वो पब्लिक के साथ कंसल्ट करें अच्छी चीज़ों पर और मेरिट पर रिवॉर्ड दें, अच्छी एबिलिटीज़, ठीक है, अच्छी सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट्स पर्सन जो हैं उनको क्वालिफिकेशन की बेस पर चूज़ करें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर वहाँ पर काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तरह से वो अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आयरनी हमें इस चीज़ में मिलती है कि जो सारी स्कीम्स हैं ये बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत सही हैं, लेकिन गलीवर उनको वाइल्ड, इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, फैंसीफुल बातें कहता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पूरी नहीं हो सकती, ये तो फजूल चीज़ों में लगे हुए हैं। फिर वो इन स्कीम्स को किस चीज़ से जाके मिला देता है कि जो अजीबोगरीब से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे होते हैं कि किस तरह से सनबीम निकाली जाए क्यूकम्बर में से। देखो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है, बेवकूफ़ों वाली चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन बहुत अक्लमंदी वाली चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन आयरनी यहाँ पर यह है कि गलीवर दोनों चीज़ों को इक्वल ला के खड़ा कर देता है कि ये लोग तो पागल हैं, ये तो अजीब भरम किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। तो आयरनी यहाँ पर कंट्रास्ट के अंदर नज़र आती है हमें कि अपेरेंट मीनिंग क्या है, राइटर ने कहलवाया क्या है उससे, और वह असल में कहना क्या चाह रहा है। यानी कि ये भी एक दोबारा तंज है किस पर, वहाँ की इंग्लैंड की मोनार्की पर, वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह पर। वहाँ पर आयरनी हमें इस डिस्क्रिप्शन में भी मिलती है जो कि किंग इस्तेमाल करता है लोगों को मारने के लिए, कोर्टियर्स को, जो कि उसको गुस्सा दिला देते हैं। गलीवर यहाँ पर हमें बताता है कि वो जो किंग है वो बड़ा काइंड हार्टेड है, कि वो जब किसी को मार देता था पाउडर के ज़रिए, तो फिर वो जो है उसको फ़र्श को बहुत अच्छी तरह से वाइप करवाता था, क्लीन करवाता था। क्योंकि एक दफ़ा उसने ना प्रॉपरली क्लीन नहीं करवाया था, तो एक जो इनोसेंट कोर्टियर था वो मर गया था अनइंटेंशनली, लेकिन उस पर किंग को कोई भी एक्शन उसने नहीं लिया, ना उसने कोई सॉरी फील किया था। तो यहाँ पर जो किंग को एक तरफ सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड कहा जा रहा है, दूसरी तरफ मरने की बात, मारने की बात की जा रही है, तीसरी तरफ ये बात की जा रही है कि एक दफ़ा कोर्टियर जो है वो बगैर किसी वजह के मर गया था, लेकिन किंग को उस पर सॉरी फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी हमें आयरनी नज़र आती है। तो ये जो सारा पैसेज है इस कॉन्टेक्स्ट में हमें आयरनिकल नज़र आता है। तो किंग की जो लाइफ है और उसके जो कोर्टियर्स की जो बातें हैं, ये सारी हमें आयरनी नज़र आती है, ठीक है। आयरनी हमें वहाँ की इमोरलिटी वाली चीज़ों में भी नज़र आती है कि पहले गलीवर जो है वो इमोरलिटी को पसंद कर रहा होता है और वो उसके ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर हमें नज़र आता है लपूटा के आइलैंड में कि लोगों ने मौत पर काबू पा लिया है और अब वो मरते नहीं हैं, तो उनकी फिर जितनी बुरी हालत है वो मौत को मांग रहे हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आ रही है, बीमार हो गए हैं, बुरी हालत हो गई है। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन आयरॉनिकल है। फिर फोर्थ पार्ट में जब हम जाके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर खुद गलीवर को ही आयरनी का विक्टिम बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर राइटर जो है मेन कैरेक्टर गलीवर पर ही पॉइंट कर रहा है। कुछ लोगों की ने ये बिलीव किया, यानी कि कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पार्ट 4 जो है बुक का, वो स्विफ्ट का पोर्ट्रियल जो है उसमें हाउनिम्स का वो आयरॉनिकल है, क्योंकि स्विफ्ट का असल मतलब यहाँ पर हाउनिम्स को ये रिप्रेजेंट करना था कि भाई ये यूटोपियन आइडियल्स हैं, ये हासिल ही नहीं हो सकते, ऐसा कुछ आप बन ही नहीं सकते। तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि स्विफ्ट किस तरह से डिस्क्राइब करता है गलीवर्स की मेंटालिटी को, उन लोगों की आउटलुक में, कि वो किस तरह से बिल्कुल ही हाउनिम्स को पसंद करने लग जाता है और वो याहूस से दूर हो जाता है, फिर बाद में उसको अपने बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये असल में इंसानों से ज़्यादा, बाकी लोगों से ज़्यादा गलीवर की अपनी दिमागी हालत पर जो है एक तरह का आयरनी है कि वो किस तरह से इस स्टेज पर आ गया है कि अब उसको इंसान अच्छे ही नहीं लगते हैं, वो जानवरों से ज़्यादा अटैच हो गया। तो यहाँ पर जो है हमें ऐसा लगता है कि गलीवर खुद एक टारगेट बन गया स्विफ्ट की आयरनी और सटायर का। तो आयरनी के टॉपिक में आज हमने ये देखा था कि आयरनी क्या होती है, उसका इस्तेमाल किस तरह से इसमें किया गया है। 4 वॉयजेस में हमने उसका वर्बल आयरनी का और सिचुएशनल आयरनी का सारा इस्तेमाल देखा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।